हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 11। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने आगे के प्रश्नों को। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जायसी किस धारा के कवि हैं? जायसी किस धारा के कवि हैं? तो इसका सही उत्तर है बी, प्रेम आख्यानक काव्य धारा के। प्रेम आख्यानक काव्य धारा के कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि था? तो दोस्तों, सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता अमीर खुसरो थे। कौन थे? अमीर खुसरो। ध्यान रखें। थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों, व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर सूफियों ने विशेषतः तो प्रबंध काव्यों की रचना ही की है। ठीक है, सूफियों ने प्रबंध काव्य ही लिखे हैं, लेकिन कभी कभी मुक्तक शैली पर भी कुछ रचनाएं लिखी गई हैं। मुक्तक शैली में लिखने वालों में कौन है? अमीर खुसरो का नाम सबसे पहले आता है। तो पूछा जाएगा आपसे कि मुक्तक शैली में रचना करने वाले पहले कवि कौन हैं? तो आप बताएंगे अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो नाम याद रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे। ठीक है, तो ध्यान से देखें, यहाँ पर कथन पूरा करना है। तो क्योंकि वह, तो दोस्तों प्रश्न है क्योंकि वे जायस नामक स्थान के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? जायस नामक स्थान के निवासी थे। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। तो जायस के रहने वाले थे, इसलिए उन्हें जायसी कहा गया। ठीक है, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या देखें मलिक मोहम्मद जायसी के संबंध में। तो इनका वास्तविक नाम क्या था? मुहम्मद नाम था मलिक मोहम्मद जायसी का वास्तविक नाम। ठीक है, मलिक इनका पूर्वजों से चला आया उपनाम था। ठीक है, और जो मलिक नाम था वो इनके पूर्वजों से इन्हें मिला था और तभी से चला आ रहा था, जिसका फारसी भाषा में अर्थ होता है अमीर और बड़ा व्यापारी। ठीक है, मलिक का क्या अर्थ होता है फारसी में? अमीर और बड़ा व्यापारी, जो मूलतः अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। कौन सा? मलिक। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 900 हिजरी में यानी सन 1492 के लगभग हुआ था। ठीक है, ऐसा माना जाता है। 900 हिजरी यानी सन 1492 के लगभग हुआ माना जाता है। जैसा कि इन्होंने खुद भी लिखा है। क्या लिखा है? या अवतार मोर नवी सदी, या अवतार मोर नवी सदी 30 बरस ऊपर कवि वदी, 30 बरस ऊपर कवि बदी। ठीक है, तो ये बात किसने? जायसी ने अपने संबंध में कही है। जायसी के जन्म स्थान के बारे में मतभेद हैं कि जायस ही उनका जन्म स्थान था या वह कहीं और से आकर जायस में बस गए थे। तो इसके लिए जायसी ने स्वयं कहा है। क्या कहा है? देखते हैं। तो जायसी ने कहा है दोस्तों, ध्यान से देखें, जायस नगर मोर अस्थानु, यानी जायस नगर मेरा स्थान है। नगर को नवा आदि उद्यानु, नगर को नवा आदि उद्यानु, तहाँ देवस 10 पहुँचे आयु, तहाँ देवस 10 पहुँचे आयु, या बैराग बहुत सुख पाए, या बैराग बहुत सुख पाए। तो जायस वालों और स्वयं जायसी के कथनानुसार वह जायस के ही रहने वाले थे। ठीक है, पंडित सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा है कि उनका जन्म जायस शहर के कंचाना मोहल्ला में हुआ था। कौन सा मोहल्ला? कंचाना मोहल्ला में हुआ था। ठीक है, और डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल के कथन व शोध अनुसार जायसी का जन्म जायस नगर में हुआ था। किस में हुआ था? जायसी का जन्म जायस नगर में हुआ था, डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल ने कहा है। ठीक है, और वहीं पर उन्हें देखते हैं क्या है आगे। तो दोस्तों, और वहीं पर उन्हें वैराग्य हो गया तथा सुख मिला। कुछ विद्वानों ने इनके जन्म स्थान को गाजीपुर भी बताया है। ठीक है, तो कुछ विद्वान ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने इनका जन्म स्थान गाजीपुर भी बताया है। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं।
ध्यान दें जरा, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा। ध्यान रखना, चित्रलेखा नहीं है, चित्ररेखा है, ठीक है। कहरनामा और मसला, ठीक है। कहरनामा और मसला, ये सारी जो हैं मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक। और पद्मावत जायसी का प्रबंध काव्य है। कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है, जो शब्द, अर्थ और अलंकृत, शब्द, अर्थ और अलंकृत तीनों दृष्टियों से अनूठा है, ठीक। और यह जायसी का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ भी माना जाता है। कैसा ग्रंथ माना जाता है? सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ भी माना जाता है, ठीक है। और आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? कयामत का वर्णन है, ठीक है। ध्यान रखना, आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। चाहो तो कलाम से कयामत को याद कर लो, ठीक है। तो आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है, ये इंपॉर्टेंट बात है। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। इनके द्वारा रचित काव्य कवि के यश का आधार है, ठीक है। पद्मावत क्या है? इनके यश का आधार पूछा जाएगा आपसे, जायसी के यश का आधार कौन सी रचना है, तब आप बताएंगे पद्मावत, ठीक है। पद्मावत की वजह से ही इन्हें इतनी ख्याति मिली, और इस पर तो मूवी भी आई है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कितनी इंपॉर्टेंट रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पद्मावत की विधा है। पद्मावत की विधा है कौन सी? प्रबंध काव्य, ठीक है। पद्मावत एक प्रबंध काव्य है, याद रखें। और अगला प्रश्न देखते हैं, कहरनामा किसकी रचना है? तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है कहरनामा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ है। कयामत का वर्णन किस में हुआ है? जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ है, ऑप्शन बी, यानी आखिरी कलाम में, ठीक है। तो आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन हुआ है, और ये जायसी की रचना है। इतनी बातें आप याद रखें। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? तो दोस्तों जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है पद्मावत, ठीक है। और ये किस भाषा में है? अवधी भाषा में, पद्मावत, ठीक है, अवधी भाषा में, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान से देखें, पद्मावत के रचनाकार का क्या नाम है? तो दोस्तों पद्मावत के रचनाकार का नाम है ऑप्शन डी, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत, ठीक है। रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है, अखरावट। अखरावट किसकी काव्य कृति है? तो अभी हमने पढ़ा था किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है अखरावट, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों सेम वही, जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम बताना है। तो पद्मावत है, अभी हमने पढ़ लिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखें, पद्मावत क्या है? ठीक है, तो पद्मावत एक त्रासदी है, ठीक। पद्मावत एक त्रासदी है, याद रखें। यहाँ व्याख्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखें। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत की रचना 1540 ईस्वी में हुई। 1540 ईस्वी, ध्यान रखें, अवधी भाषा में है, और ये एक प्रेम आख्यान प्रबंध काव्य है, ठीक है। प्रेम आख्यानक प्रेम प्रबंध काव्य। और चित्तौड़ के राजा, कहाँ के राजा? चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघल की राजकुमारी, सिंघल द्वीप है, ठीक है, उसकी राजकुमारी पद्मावती के विवाह एवं विवाहेतर, ठीक है, विवाह और विवाह होने के बाद के जीवन का चित्रण मार्मिक रूप से हुआ है, ठीक है। इसीलिए इसे एक त्रासदी माना गया है, ठीक। तो अब समझ में आया कि पद्मावत क्या है? एक त्रासदी है। पद्मावत को एक रूपक काव्य भी माना जाता है, इसे खंडों में विभक्त किया गया है। ये एक रूपक काव्य भी है और खंडों में विभक्त है, ठीक है। और इसके नायकों और नायिकाओं एवं प्रतीकों का रूप इस प्रकार है। किस प्रकार है? देखते हैं, ध्यान से देखें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। तो नायक नायिका और इधर प्रतीक हैं, ठीक। तो ध्यान से देखें, सबसे पहले कौन आती हैं? पद्मावती, ठीक है, रानी पद्मावती। ये किसका प्रतीक है? बुद्धि और परमात्मा का प्रतीक, ठीक है, बुद्धि और परमात्मा का प्रतीक। फिर है चित्तौड़।
चित्तौड़ किसका प्रतीक है? शरीर का प्रतीक। फिर है रत्नसेन, ये किसका प्रतीक है? मन का प्रतीक, रत्नसेन। फिर है सिंगल द्वीप, सिंगल द्वीप किसका है? हृदय का प्रतीक, ठीक है, हृदय के प्रतीक। फिर है राघव चेतन, ये किसका प्रतीक है? शैतान का प्रतीक है, ठीक है। अल्लाउद्दीन, अल्लाउद्दीन किसका प्रतीक? माया का प्रतीक, ठीक है। और नागमती यानी संसार का प्रतीक है। और हीरामन जो तोता है वो गुरु का प्रतीक है, ठीक है। नागमती किसका प्रतीक है? संसार का। और हीरामन तोता गुरु का प्रतीक, ठीक है। तो ये कुछ ज़रूरी बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। प्रश्न यहीं से बनते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पद्मावत किस भाषा में है? तो अभी हमने पढ़ा अवधी भाषा में है पद्मावत, ठीक है, अवधी, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखें, पद्मावत के अनुच्छेदों का क्या नाम है? तो दोस्तों पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है खंड, ठीक है, ध्यान रखें, खंड। और इन्हीं में से एक है नागमती वियोग खंड, ठीक है, जो कि जिस वजह से ये ग्रंथ प्रसिद्ध हुआ है, ठीक, तो ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि जो रत्नसेन है वो मन के प्रतीक हैं। किसके? मन के प्रतीक। अगला प्रश्न है दोस्तों, पद्मावत में पद्मिनी, पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक हैं किसकी? तो दोस्तों परम सत्ता की, परम सत्ता की प्रतीक हैं पद्मिनी, ठीक है, किसमें? पद्मावत में। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सी कृति जायसी की अक्षय कीर्ति के आधार पर रची गई है? तो दोस्तों आखिरी कलाम, ठीक है, आखिरी कलाम जायसी की अक्षय कीर्ति के आधार पर रची गई रचना है, ठीक है, ध्यान रखें। जायसी की 3 पुस्तकें लिखी हैं, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ठीक है। अखरावट क्या है? अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखें। अखरावट की बात जब भी आएगी तो वर्णमाला ऑप्शन में ज़रूर होगा, तो वही आंसर है। वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई हैं, ठीक है। ध्यान से देखें ज़रा, इस पुस्तक में ईश्वर, सृष्टि, जीव, ईश्वर, प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किए गए हैं। और जो आखिरी कलाम है इसमें कयामत का वर्णन है। मैंने बताया था कलाम से कयामत का वर्णन, ठीक है, ऐसे याद करो। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। और अक्षय कीर्ति का आधार पद्मावत, ठीक है, पद्मावत जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार है, जिसके पढ़ने से ये प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। जिसको पढ़ने से क्या पता चलता है कि जो जायसी का हृदय था वो कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखें दोस्तों, पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को समासोक्ति कहा है, ठीक है। और थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं कि शुक्ल के अनुसार पद्मावत का प्रेम लौकिक तथा कथा कैसी है? समासोक्ति है। और यह भी कहना ठीक है कि पद्मावत का पूर्व राग असंगत है, ठीक है। और जो पद्मावत का पूर्व राग है वो असंगत है, कारण ना वह रूप दर्शन जन्म है और ना ही साहचर्य जन्म है, ठीक है। तो कारण क्या है कि ना तो वह रूप दर्शन जन्म है और ना ही साहचर्य जन्म है, ठीक है। तो दोस्तों आगे देखिए, शुक्ल जी भक्ति को हृदय का प्राकृत वृत्ति ही मानते हैं, ठीक है। शुक्ल जी भक्ति को हृदय की क्या मानते हैं? प्राकृत वृत्ति, ठीक है, ध्यान रखें। और रहस्यमय ढंग से उपासना उपयोगी निरूपित करते हैं। और रहस्यमय ढंग से उपासना उपयोगी निरूपित करते हैं। उनकी दृष्टि में लौकिक कथा ही प्रमुख है। उनकी दृष्टि में लौकिक कथा ही प्रमुख है और लौकिक राग ही वर्ण्य है, ठीक है। ये कुछ बातें पद्मावत के संदर्भ में हैं। तो दोस्तों हमारा ये पार्ट यहीं समाप्त होता है वीडियो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।